नमस्कार। दिव्य हिमाचल के इवनिंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं राकेश शर्मा रूबरू हूं आपके बड़ी खबरों बड़ी अपडेट के साथ। आज पूरा दिन भर क्या समाचार चर्चा में रहे हैं और क्या तमाम ऐसे अपडेट हैं जो आने वाले दिनों में बड़ी खबर बनने वाले हैं की जानकारी आपके साथ इस बुलेटिन के माध्यम से साझा करेंगे। बुलेटिन की शुरुआत हेडलाइन के साथ करते हैं। राइडर पर कितनी आपत्तियां अभी तक दर्ज हो चुकी है। कर्मचारियों की नजरें लगातार पिछले 2 दिनों से इस बात पर बनी हुई हैं, इस खबर पर बनी हुई हैं। राइडर को लेकर के जो वेतन का जो संशोधित होना है उसे लेकर के कितनी आपत्तियां अभी तक दर्ज हो चुकी हैं और इन आपत्तियों के दर्ज होने के बाद भविष्य में क्या समाधान इनका निकलने वाला है, इसे लेकर के लगातार जो सवाल हैं वो उठते रहे हैं और नज़र भी कर्मचारियों की बनी हुई है। तो इस बात का भी खुलासा करेंगे किस तरह का परिणाम अब रहने वाला है, क्योंकि आपत्तियों को दर्ज करने का दौर पूरा हो चुका है। 2 दिन का समय तय किया गया था और इस दौरान कितनी आपत्तियां आई हैं, अब कल से इन आपत्तियों पर किस तरह का काम होने वाला है। राजपत्रित कर्मचारी महासंघ इन आपत्तियों को निवारण के लिए क्या कदम उठाने वाला है, इसकी जानकारी साझा करेंगे। इसके साथ ही ओपीएस बहाल करने पर ही सरकार रिपीट होगी, ऐसा अब कहा जाने लगा है। ये एक बड़ी बात निकल करके आई है, क्योंकि अब ये नया राग ओपीएस बहाली को लेकर के छेड़ा गया है, ताकि सरकार जो है वो ओपीएस बहाली पर किसी न किसी स्तर पे फैसला ले सके। बहुत से कर्मचारी, लगभग 1 लाख की संख्या इनकी है जो ओपीएस बहाली को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं। एनपीएस के जो बैनर तले ये संघर्ष पूरे प्रदेश भर में चल रहा है। अभी ये जो मांग उठी है ओपीएस को लेकर के, इसकी भी बात करेंगे। इसके साथ ही जेबीटी भर्ती, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती और डॉक्टरों की भर्ती पर हाई कोर्ट का रुख आज क्या रहा है। आज हाई कोर्ट में इन 3 बड़े मामलों पर चर्चा हुई है। उसके बाद क्या रुख रहा है और किस तरह के कदम आगामी दिनों में इसमें आने वाले हैं की जानकारी साझा करेंगे। राजनीतिक तौर पर कांग्रेस और भाजपा दोनों की बात करेंगे। पिछले कल हमने कांग्रेस को लेकर युवा कांग्रेस की जो 5 महत्वपूर्ण सीटें हैं जहां युवा कांग्रेस ने दावा जताया है उसकी चर्चा की थी। आज महिलाओं की बात करेंगे। युवा जो महिलाएं जिन्होंने आवेदन किया है, कितनी ऐसी सीटें हैं जिन पर कांग्रेस का महिलाओं का दावा जो है वो बहुत मजबूत है। भाजपा की बात करेंगे। प्रधानमंत्री हिमाचल दौरे पर आने वाले हैं, उससे पहले क्या हलचल जो है वो भाजपा में फिलहाल हो रही है, इसकी जानकारी साझा करेंगे। मौसम की बात करेंगे, क्योंकि मौसम को लेकर के एक बार फिर अलर्ट जारी हुआ है और इस अलर्ट में क्या संभावनाएं अब जताई जा रही हैं आने वाले दिनों में, इसकी जानकारी साझा करेंगे। फिलहाल बुलेटिन की शुरुआत मौसम के अलर्ट से ही करते हैं। मौसम को लेकर के भारी बारिश की चेतावनी दी गई है और बर्फबारी होने की संभावना भी जताई गई है। अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ये बर्फबारी अब आने वाले दिनों में हो सकती है और मैदानी इलाकों में बारिश की संभावना जताई गई है। येलो अलर्ट की बात कही गई है। 16 और 17 सितंबर तक ये येलो अलर्ट रहेगा और इस दौरान बारिश होगी। नदी नालों के समीप ना जाने की सलाह दी गई है। बादल फटने की संभावनाएं जो हैं वो मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है और सावधान रहने, सचेत रहने की बात कही गई है। इसके साथ ही बात करें अभी तक का जो मानसून का दौर गुजरा है, उसमें तो अभी तक 1983 करोड़ रुपए का नुकसान पूरे प्रदेश भर में अब हो चुका है। 337 लोगों को मौसम की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी है। इसके साथ ही आगे बात करें तो राजस्व कर्मचारी और तमाम जो अधिकारी हैं तहसील स्तर पर अब काले बिल्ले लगा करके ड्यूटी पर पहुंच रहे हैं, अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। प्रशासनिक सेवाओं में पदोन्नति कोटा बढ़ाने की मांग इनकी है, जिस मांग को अभी तक पूरा नहीं किया गया है। इनका साफ तौर पे कहना है कि जो इनकी मांग है पदोन्नति कोटा बढ़ाने की, उसे पूरा नहीं किया जा रहा है, उस पर विचार नहीं किया जा रहा है। साथ ही राजस्व अधिकारियों ने बड़े स्तर पर यह भी कहा है कि उनके लिए गाड़ियों का प्रबंध नहीं है। अगर उन्हें एक जगह से दूसरी जगह किसी मसले में, किसी सिलसिले में जाना होता है तो उनके लिए गाड़ियां उपलब्ध नहीं रहती हैं और इसे लेकर के अब इनका विरोध शुरू हो गया है और काले बिल्ले लगा करके आज ये राजस्व अधिकारी और जो तमाम कर्मचारी है वो कार्यालय तक पहुंचे थे और इन्होंने ये विरोध अपना जताया है। इनका कहना है कि नायब
तहसीलदार जो हैं उन्हें प्रमोशन दी जानी चाहिए। जिन तहसीलों पे तहसीलदारों के पद खाली हैं वहाँ इनकी नियुक्तियां की जानी चाहिए, इन्हें प्रमोशन दे दी जानी चाहिए। इसके साथ ही राजस्व विभाग के जो स्टाफ के कर्मचारी हैं जिन्हें अलग अलग विभागों में तैनात किया गया है उन्हें वापस कर दिया जाना चाहिए ताकि राजस्व विभाग का जो कामकाज है वो किसी भी रूप में प्रभावित ना हो। इसके साथ ही इन्होंने एक बड़ी बात कही है अर्जित अवकाश और आकस्मिक अवकाश को लेकर के। इनका कहना है कि अर्जित अवकाश और आकस्मिक अवकाश इन्हें नहीं मिलता है। इस अवकाश के एवज में जो इनके समय इनका लगता है कार्यालय के कामकाज में, उस अवधि के दौरान का इन्हें अतिरिक्त वेतन मुहैया करवाया जाए। ये बड़ी नाराजगी राजस्व अधिकारियों में है और इस नाराजगी को दर्ज करवाने के लिए आज इन्होंने काले बिल्ले लगा करके कामकाज शुरू किया है, विरोध जताया है और इनका कहना है कि इनकी मांगे अगर पूरी हो जाती है तो ये विरोध खत्म हो जाएगा, अन्यथा ये भविष्य में भी इसी तरह का प्रदर्शन जारी रखेंगे। बात बिजली बोर्ड कर्मचारियों की करते हैं। बिजली बोर्ड कर्मचारियों ने भी आधा दर्जन से ज़्यादा ऐसी मांगे गिनाई हैं जिन पर विचार नहीं किया गया है, जिन्हें पूरा नहीं किया गया है और आवास सुविधा मुहैया करवाने की मांग सबसे बड़ी है। इनका कहना है कि बिजली बोर्ड कर्मचारियों को आवास की सुविधा नहीं मिल पा रही है और इस संबंध में ऊर्जा मंत्री से भी इन्होंने मुलाकात की है और अगला जो कदम है वो मुख्यमंत्री से मुलाकात का इन्होंने उठाएंगे, ये इनका ऐसा कहना है। एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं हरिनंद वर्मा, इनका कहना है कि कर्मचारियों को आवास की सुविधा, पदोन्नति नियम में R&P जो नियम हैं उन्हें लागू करना, JOIT कंप्यूटर ऑपरेटर, स्टेनोटाइपिस्ट, नॉन ITI JEE को SDO के पद पर पदोन्नति का मामला अभी फिलहाल लंबित चल रहा है। इन तमाम मामलों पर सुनवाई की जानी चाहिए और अगर इन मामलों पर जो सुनवाई है नहीं की जाती है तो भविष्य में ये आंदोलन के लिए मजबूर होंगे, विवश होंगे और आंदोलन जो है वो शुरू किया जाएगा। फिलहाल मुख्यमंत्री से मुलाकात की बात इन्होंने कही है। इनका कहना है कि जल्द ही इन विषयों पर मुख्यमंत्री से बात की जाएगी ताकि जो समस्याएं हैं, जो मामले हैं, उन्हें समय रहते उनका निदान किया जा सके। बात जिला परिषद कर्मचारियों की करते हैं। जिला परिषद कर्मचारी नए पे स्केल को लेकर के चिंतित है। नया पे स्केल उन्हें कब से मिलेगा, ये उनकी बड़ी चिंता का विषय बन गया है और इसे लेकर के इन्होंने आंदोलन की धमकी भी दी है। इनका कहना है कि नए पे स्केल जारी करने को लेकर के कोई फेरबदल किया गया तो वे आंदोलन पर उतर आएंगे। इनका कहना है कि जो नया पे स्केल इनके लिए तय किया गया है उसे 1 जनवरी 2016 से दिया जाना चाहिए। इस पे स्केल को वे इस वित्तीय वर्ष यानी करंट जो ईयर अभी फिलहाल चल रहा है इस से इस पर मान्यता नहीं देंगे और अगर 1 जनवरी 2016 से इन्हें ये पे स्केल दिया जाता है तो इन कर्मचारी जो तमाम हैं जिला परिषद के, इन्हें लाभ मिलेगा और इसे लेकर के ये संघर्षरत हैं ताकि जो पे स्केल की इनकी घोषणा हुई है वो 1 जनवरी 2016 से ही लागू किया जाए ताकि इन्हें बड़ी राहत इनमें मिल सके। और इनका कहना है कि 1 जनवरी 2016 से अगर ये पे स्केल लागू नहीं हुआ तो ये कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। कोर्ट जाएंगे, अपना मसला वहाँ रखेंगे और कोर्ट से ही समाधान की बात भी ये करेंगे। ये इन्होंने आज बड़ी बात कही है और इसके साथ ही आंदोलन की धमकी भी सरकार को दी है। बात ओल्ड पेंशन को लेकर के करते हैं। ओल्ड पेंशन बहाली को लेकर के जो संघर्ष इस समय चल रहा है, पूरे प्रदेश भर में इस संघर्ष को शुरू कर दिया गया है। चारों संसदीय जो क्षेत्र हैं हिमाचल के, वहाँ ये क्रमिक अनशन के रूप में शुरू हो चुका है। इससे पहले 13 अगस्त से क्रमिक अनशन का दौर शुरू हुआ था और OPS बहाली को लेकर के NPS के जो तमाम कर्मचारी हैं उन्होंने ये संघर्ष शुरू किया था। अब इस संघर्ष में एक नया नारा दे दिया गया है जिसमें ओल्ड पेंशन बहाल करने पर ही सरकार रिपीट होगी, ऐसा कहा जा रहा है कर्मचारियों की तरफ से। और आज बड़ा बयान ये शिमला से सामने आया है। शिमला के जो महासंघ के अध्यक्ष हैं NPS के कुशाल शर्मा, इन्होंने ये बात कही है। इनका कहना है कि OPS को बहाल करके सरकार रिपीट हो सकती है क्योंकि जो सरकार दोबारा से सत्ता में आने का सपना देख रही है, कर्मचारियों को पीछे छोड़कर किसी भी सूरत में वो सपना सरकार का पूरा नहीं हो सकता है और इस सपने को पूरा करने के लिए सरकार को हर सूरत में ओल्ड पेंशन बहाल करनी ही होगी क्योंकि 1 लाख कर्मचारियों से जुड़ा हुआ ये मामला है और 1 लाख
कर्मचारी लगातार सरकार पर नजर बनाए हुए हैं, सरकार से उम्मीद लगाए हुए हैं, सरकार उनकी उम्मीदों को पूरा करेगी और ओल्ड पेंशन अगर बहाल हो जाती है तो तमाम कर्मचारी सरकार के पक्ष में खड़े होंगे और मिशन रिपीट में सीधे तौर पे सरकार का साथ देंगे। ये बड़ी बात कही गई है क्योंकि इससे पूर्व वोट फॉर ओपीएस की मुहिम चलाने की बात कही जा रही थी संगठन की तरफ से और एनपीएस महासंघ की तरफ से, लेकिन अब ये बीच का मसला जो है, वो बीच की जो बात है वो निकल करके आई है ताकि वार्ता का दौर कहीं ना कहीं किसी स्तर पर सरकार के साथ शुरू हो सके और सरकार ओल्ड पेंशन बहाली को लेकर के फैसला ले। ये बड़ी बात है और आज शिमला से ये बयान जो है वो दिया गया है। कुशाल शर्मा हैं, जिला अध्यक्ष हैं शिमला के, इन्होंने ये बात कही है कि ओल्ड पेंशन अगर सरकार बहाल करती है तो 1 लाख कर्मचारियों का साथ कहीं ना कहीं सरकार के को मिलेगा और सत्ता में दोबारा से लौटने का अवसर जो है वो प्रदेश सरकार के पास होगा। लेकिन ओपीएस को बहाल किए बिना सत्ता में लौटना संभव नहीं है, ये इनकी तरफ से कहा गया है। बात राइडर को लेकर के दर्ज हो रही आपत्तियों की करते हैं। तमाम कर्मचारी पिछले 2 दिनों से लगातार अपनी आपत्तियां दर्ज करवा रहे थे। सचिवालय में अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ कार्यालय में ये आपत्तियां दर्ज हो रही थी और समूहों की शक्ल में जो कर्मचारी हैं विभिन्न विभागों के, वो आपत्तियां लेकर के पहुंच रहे थे और बड़े स्तर पे ये आपत्तियां दर्ज हुई हैं। 34 कुल आपत्तियां अभी तक हो चुकी हैं, यानी 2 दिन का जो समय तय किया गया था, जो राइडर को लेकर के नोटिफिकेशन के बाद जो आपत्तियां दर्ज होनी थी, 2 दिन का समय तय किया गया था। 34 आपत्तियां इस दौरान सामने आई हैं और अब इन आपत्तियों के आने के बाद आगे का क्रम क्या होगा, क्योंकि आपत्तियों को दर्ज करने का समय गुजर चुका है, अब इनके निवारण की बारी है। तो कर्मचारियों को किस तरह से लाभ अब आने वाले दिनों में मिलने वाला है, ये सारी रणनीति जो है वो अब तय हो चुकी है। फाइनेंस विभाग के पास अब ये सीधे तौर पे मामला जाएगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव के साथ वार्तालाप होगी। राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के जो अध्यक्ष हैं अश्वनी ठाकुर और विनोद शर्मा साफ तौर पे ये कह चुके हैं कि कल ही, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है, कर्मचारी भी जल्द से जल्द इन जो आपत्तियां दर्ज हुई हैं उनका निवारण चाहते हैं, इसलिए कल ही जो अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त हैं उनके साथ ये वार्तालाप होगी, किस तरह से इन आपत्तियों का निवारण किया जा सकता है और आगामी कदम किस तरह के रहेंगे। क्योंकि आपत्तियों के निवारण को एसीएस के साथ जब ये चर्चा होगी तो उस दौरान जो मसले सामने आएंगे उन्हें किस तरह से निपटाया जाएगा, इसके ऊपर भी चर्चा होगी। और उसके बाद जो कैबिनेट की बैठक होने वाली है, 15 तारीख को कैबिनेट की बैठक तय हो चुकी है और इस दौरान ये मसले, जो 34 मसले फिलहाल आए हैं, ये मसले कैबिनेट में चले जाएं और इनका समाधान कहीं ना कहीं कैबिनेट में सामने आ जाए, ताकि कर्मचारी जो समूचे प्रदेश भर के कर्मचारी हैं, अलग अलग विभागों में हैं, जिन्हें आपत्तियां दर्ज करवानी थी, 2 दिन लगातार सचिवालय आते रहे हैं अपनी आपत्तियों को लेकर के, उन्हें राहत मिल सके। इसके ऊपर अब काम शुरू हो गया है और आगामी जो 1 या 2 दिन है, क्योंकि कल ये बैठक होने वाली है, किस तरह की ये बैठक रहती है इस पे हमारी भी नज़र बनी रहेगी। क्या क्या इससे सामने आता है, क्या परिणाम रहते हैं, इसकी जानकारी हम लगातार साझा करेंगे आपके साथ। और इसके साथ ही इसके बाद जो निवारण होता है, उसके बाद ये आपत्तियां आगे किस तरह से निपटेंगी और फाइनेंस विभाग इस पर किस तरह की अपनी प्रतिक्रिया देगा, ये देखने वाली बात होगी। आज बड़ी बात इसके साथ ये भी हुई है कि 12 अन्य मामले जो विभिन्न विभागों में वेतन विसंगति को लेकर के अलग अलग मामले हैं, इनमें राइडर को लेकर के हालांकि इन्होंने आपत्ति नहीं जताई है, लेकिन 12 ऐसे मामले आए हैं जो वेतन विसंगति से जुड़े हुए हैं। इन 12 मामलों की भी आपत्तियां दर्ज हुई हैं। राइडर को लेकर के आपत्ति नहीं है, लेकिन वेतन विसंगति के से जरूर ये जो कर्मचारी हैं वो जूझ रहे हैं और इन्होंने भी अपनी समस्या के निवारण की मांग अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ से की है। और अब अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ इस तमाम मामलों को लेकर के एसीएस फाइनेंस से ये चर्चा करने वाला है। कल ये बड़ी चर्चा होने वाली है और इस चर्चा के बाद क्या परिणाम रहेगा, इस पे भी आगामी दिनों में नजरें बनी रहेंगी, क्योंकि 34 आपत्तियां दर्ज हुई हैं और ये 34 आपत्तियां बड़े पैमाने पर हैं, यानी समूह की शक्ल में ये आपत्तियां दर्ज हुई हैं। परिणाम देखने वाला होगा, क्योंकि जो नाराजगी है वो कहीं ना कहीं अब उसका निवारण करने का समय आ गया है। और इसके साथ ही बात जल शक्ति विभाग की भी करते हैं, क्योंकि जल शक्ति विभाग
आज हालांकि बड़े स्तर पर ये लगातार जो आपत्तियां दर्ज करवाने के लिए कर्मचारी संगठन है वो पहुंच रहे थे, लेकिन इसमें से जल शक्ति विभाग के भी जो फीटर एसोसिएशन है वो भी पहुंची हुई थी और इनका कहना है कि इन्हें सी ग्रुप में रखा गया है, लेकिन डी वेतन और भत्ते जो हैं वो इन्हें डी श्रेणी के अनुसार मिलते हैं और इनके लिए पदोन्नति का कोई भी रास्ता नहीं है। यानी फिटर के तौर पर ये भर्ती होते हैं और इसी श्रेणी में ये रिटायर भी हो जाते हैं। इनके लिए आगे की पदोन्नति को लेकर के कोई भी फैसला नहीं हो पाता है। 2012 से इन्हें लेफ्ट आउट श्रेणी में रखा गया है और ना तो इन्हें छठे पे स्केल रिवीजन का कोई लाभ मिल पाया और ना ही राइडर के संशोधन में इन्हें किसी तरह का लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है और इसे लेकर के इन्होंने आज आपत्ति जाहिर की है। स्टेनोटाइपिस्ट भी इसी तर्ज पे आपत्ति जाहिर करने आए थे। इनका कहना है कि 2.25 का जो गुणांक तय किया गया है उससे इन्हें नुकसान हो रहा है और इस जो गुणांक है इसे 2.59 में बदला जाना चाहिए ताकि जो लाभ है किसी न किसी रूप में इन्हें मिल सके। इन्होंने भी अपनी आपत्ति जाहिर कर दी है और इसे लेकर के भी अब आगामी दिनों में फैसला आने की संभावना है। बात हाई कोर्ट में लगे आज मामलों की करते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट में आज बेहद जो आवश्यक जिस पे नज़रें पूरे प्रदेश भर की बनी हुई थी ऐसे मामले लगे हुए हैं। जेबीटी जो भर्ती है उसका मामला भी आज हाई कोर्ट में था और बिना जेबीटी टेट बीएड धारकों को फिलहाल कोई भी राहत हाई कोर्ट से नहीं मिली है। न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान, न्यायाधीश बरिंदर सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद प्रदेश सरकार से 2 सप्ताह में जवाब मांगा है। इस मामले को लेकर प्रदेश सरकार से 2 सप्ताह में जवाब मांगा गया है। अगर पूरे मामले की बात करें तो जेबीटी में 617 पदों के लिए ये सीधी भर्ती आयोजित की गई थी। इसमें 613 ही शैक्षणिक योग्यता को पूरी करने वाले जो आवेदक हैं वो पाए गए थे। 1135 बीएड डिग्री धारकों ने इन पदों के लिए आवेदन किया था, लेकिन इन्हें कंसीडर नहीं किया गया क्योंकि इनके पास जेबीटी के साथ टेट की डिग्री नहीं थी और टेट इन्होंने पास नहीं किया था जेबीटी के साथ और इन्हें कंसीडर नहीं किया गया क्योंकि कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर और शिक्षा विभाग ने जो नियम तय किए हैं भर्ती में उसमें जेबीटी टेट को अनिवार्य कर दिया गया था और अब इस पूरी प्रक्रिया को लेकर के ये मामला हाईकोर्ट में लंबित है। हाईकोर्ट में आज विचाराधीन है और इसमें जो सरकार से 2 सप्ताह में जवाब मांगा गया है। अब सरकार का जवाब जो सामने आएगा उसके बाद आगामी इसमें कार्यवाही शुरू की जाएगी। कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती को लेकर के भी आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है और इसमें 21 सितंबर को अगली तारीख तय हुई है। 21 सितंबर को कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती पर अगली सुनवाई होने वाली है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की है। इसमें कंप्यूटर अध्यापकों की उस भर्ती नियम को चुनौती दी गई है जिसमें 5 साल का जो अनुभव है उसे अनिवार्य कर दिया गया है कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती के लिए। इस मामले को चुनौती दी गई है और इस पे फिलहाल विचाराधीन ये मामला है और 21 सितंबर तक के लिए इसकी सुनवाई टल गई है। डॉक्टरों की भर्ती को लेकर के भी आज हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई थी और इस भर्ती में 300 जो पद सरकार की तरफ से भरे जाने हैं, 300 पदों को भरने के लिए जो भर्ती प्रक्रिया है वो की जा रही है और इसमें प्रदेश सरकार साफ कर चुकी है कि 300 डॉक्टरों के पद जो हैं वो अब लिखित परीक्षा के माध्यम से भरे जाएंगे, जबकि जो प्रशिक्षित डॉक्टर हैं वो वॉक इन इंटरव्यू की बात कर रहे हैं ताकि वॉक इन इंटरव्यू में किसी तरह से इन्हें भर्ती किया जाए। पूर्व में इस तरह से भर्तियां होती रही हैं। 2012 से लगातार 2020 तक वॉक इन इंटरव्यू से पदों को भरा जाता रहा है। ये तर्क दिया जा रहा है जिन्होंने याचिका दायर की है हाईकोर्ट में और अब जो 300 पद भरे जाने हैं उनके लिए लिखित परीक्षा की बात सरकार की तरफ से कही गई है और इस मसले को हाईकोर्ट में अब चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट का फैसला इस बारे में अभी फिलहाल आना है, फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है। अब क्या फैसला इसमें आता है ये भविष्य की बात है और इसके बाद ही आगामी जो प्रक्रिया है उसमें इसमें अपनाई जाएगी। बात भाजपा राजनीतिक तौर पे भाजपा की करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हिमाचल दौरा होने वाला है और प्रधानमंत्री के दौरे से पहले जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जगत प्रकाश नड्डा उनका हिमाचल दौरा होगा और वो तमाम चारों जो लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं उनका दौरा भ्रमण करेंगे। इस दौरान जो कार्यकर्ता हैं उनसे मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री के दौरे की पूरी रूपरेखा तय करेंगे। इस दौरान 24 सितंबर को प्रधानमंत्री का ये दौरा है। मंडी के पड्डल मैदान में प्रधानमंत्री आएंगे और इस दौरान युवा जो भाजयुमों के
पदाधिकारी हैं उन्हें संबोधित करेंगे। इसके साथ ही भाजपा ने अब विजन डॉक्यूमेंट पर भी काम शुरू कर दिया है और इसमें 50,000 लोगों के सुझाव का लक्ष्य रखा गया है। जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं सुरेश कश्यप, इनका कहना है कि 2017 में जब भाजपा ने विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया था और इसमें 7,000 लोगों की राय ली गई थी और इस राय का जो लाभ है वो 20 लाख लोगों को पूरे प्रदेश भर में मिला है। इस बार वेबसाइट के माध्यम से जो लक्ष्य रखा गया है वो 50,000 लोगों का है, यानी 50,000 लोग अब भाजपा के विजन डॉक्यूमेंट पर अपनी राय रख सकते हैं आगामी दिनों में। भाजपा ने रोहडू में जो पोस्टरों पर काली स्याही लगाई गई थी उसका भी विरोध किया है। इनका कहना है कि कांग्रेस बौखलाहट में कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं वो इस तरह की हरकतों को अंजाम दे रहे हैं। बात कांग्रेस की करते हैं। पिछले कल हमने युवा कांग्रेस को लेकर के जो 5 विधानसभा क्षेत्र हैं जिनमें युवा कांग्रेस की टिकट की दावेदारी मजबूती से युवा कांग्रेस ने पेश की है, युवा कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं वहां से टिकट के लिए आवेदन कर रहे हैं, इसकी जानकारी दी थी। आज महिला कांग्रेस की बात करेंगे क्योंकि महिलाओं को लेकर भी कांग्रेस ने जो राजस्थान में चिंतन शिविर हुआ था उसमें बड़ा ऐलान किया था। जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं राहुल गांधी, उन्होंने कहा था कि 50% जो सीटें हैं वो युवाओं और महिलाओं को आवंटित की जाएंगी। इसके बाद जो जिज्ञासा जागी है युवाओं और महिलाओं में, वो इन टिकटों पर फिलहाल कहीं ना कहीं अपने आवेदन दर्ज कर रहे हैं। हालांकि इसका फैसला जो है वो टिकटों को लेकर के 20 सितंबर को दिल्ली में बैठक होने वाली है। उस बैठक के बाद, ये स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद साफ होगा कि टिकटें किसे मिलनी है। लेकिन आवेदन जो है वो बड़े पैमाने पर आया है और इसमें मुख्य तौर पर 7 सीटें ऐसी हैं जहां महिलाएं अपनी दमदार प्रस्तुति पेश कर रही हैं और दमदार इसके आवेदन के बूते ही टिकट की मांग जो है वो इन्होंने रखी है। इसमें मुख्य तौर पे डलहौजी, पछाद, शिमला शहरी, ठियोग, हमीरपुर, मंडी और बंजार विधानसभा क्षेत्र हैं जहां महिलाएं अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं। डलहौजी से मौजूदा विधायक आशा कुमारी है, पूर्व में लगातार यहां से चुनाव जीतती रही हैं, इकलौती महिला कांग्रेस विधायक हैं और टिकट पर, सीट पर इनकी दावेदारी मजबूत है, यहाँ कोई भी संशय फिलहाल नहीं है। लेकिन इनके अलावा जो अन्य सीटें हैं, पछाद से दयाल प्यारी ने भी टिकट के लिए आवेदन किया है। दयाल प्यारी पूर्व में भाजपा में रही हैं और जिला परिषद की अध्यक्ष भी रही हैं। इन्होंने निर्दलीय भी चुनाव लड़ा है और अब कांग्रेस में है। कांग्रेस की तरफ से टिकट के लिए आवेदन इन्होंने किया है। ठियोग में पूर्व भाजपा विधायक स्वर्गीय राकेश वर्मा की जो पत्नी हाल ही में इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है, इंदु वर्मा, इन्होंने टिकट के लिए आवेदन दिया है। शिमला शहरी में 3 जो शिमला शहरी विधानसभा क्षेत्र हैं उसमें 3 महिलाएं अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं। इनमें जैनब चंदेल महिला कांग्रेस अध्यक्ष हैं, सुनीता ठाकुर और सोनिया चौहान, इन तीनों के बीच में टिकट के लिए टक्कर जो है वो बनी हुई है। इसके साथ ही मंडी सदर की बात करें तो यहाँ पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर की बेटी चंपा ठाकुर और कांग्रेस प्रवक्ता अलकनंदा हांडा टिकट की रेस में बनी हुई हैं। और इसके साथ ही हमीरपुर में पूर्व सीपीएस अनीता वर्मा और बंजार से इंदु पटियाल, इनका नाम फिलहाल चर्चा में है। कांग्रेस किसे टिकट तय देगी ये तो फिलहाल 20 तारीख को जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दिल्ली में होने वाली है उसके बाद ही खुलासा हो पाएगा। लेकिन महिलाओं ने जो दावेदारी अपनी पेश की है और जो टिकट के लिए आवेदन किया है उसमें 75 आवेदन इस बार यहाँ हिमाचल से गए हैं और इन 75 आवेदनों को स्वीकार कर लिया गया है, ये बड़ी बात है। और इन आवेदनों पर चर्चा हो रही है। अब किसकी लॉटरी लगती है ये फिलहाल भविष्य के गर्भ में छिपा है और जल्द ही उम्मीद है खुलासा भी इस बारे में होगा। और राहुल गांधी ने जो दायरा तय किया है 50% सीटों का, जो महिलाओं और युवाओं की वो बात करते हैं, उस पे प्रदेश कांग्रेस कितनी खरी उतरती है इसका भी परिणाम आने वाले कुछ ही दिनों में साफ हो जाएगा। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। मुझे राकेश शर्मा को इजाज़त दीजिए। बड़ी खबरों, बड़ी अपडेट के लिए दिव्य हिमाचल टीवी पर ऐसे ही बने रहें और फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।